गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम एसएससी सीजीएल प्री 2019 की 7 मार्च की सेकंड शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीज्ड बाय 11% देन द टोटल डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन एज। दोस्त, सर्कल का रेडियस कितने परसेंट डिक्रीज कर दिया जाता है? 11%। तो एरिया में बताओ, एरिया में कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा, कितना परसेंट चेंज आएगा? तो दोस्त, एरिया ऑफ सर्कल में जानता हूं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर बोले तो रेडियस। अब यहां पर जो आर है, जो रेडियस है, वो कितनी बार आ रहा है? 2 बार। आर स्क्वायर है। तो पूछ रहा है दोस्त कि क्या कहते हैं, एरिया में कितना चेंज होगा, और रेडियस दे रखा है कि 11% डिक्रीज होता है। तो चलो, तो ये दोस्त सक्सेसिव डिस्काउंट की तरह ही तो हो गया। कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं 11% के। तो मैं कैसे निकालता था? नेट 11, जैसे यहाँ 11 दिया है, 11 प्लस 11 माइनस 11 इंटू 11 अपॉन 100। तो ये 11 और 11 है, 22 माइनस ये 121, 121 अपॉन 100 1.21। तो ये कितना हो गया? इसमें से ये गया 20.79। तो कितना डिक्रीज हो गया दोस्त? 20.79%। आई बात समझ में? अगर ये भी ना करना हो तो भी कोई बात नहीं। मैंने मान लिया कि एरिया उसका 100 है दोस्त। कितना है? 100। दोस्त, एरिया 100 है तो 11% डिक्रीज हुआ तो कितना हो गया? 89। 2 बार है रेडियस, तो एक बार और 11% डिक्रीज करना पड़ेगा। अब के फिर 11% डिक्रीज करा तो इसका दोस्त 10% 8.9, 1% 0.89। तो ये कितना हो गया? इसमें से 0.1 इधर चला गया तो 9, तो ये हो गया 9.79। तो इसमें से 9.79 घटाया, या घटाओ मत, आपसे क्या पूछ रहा है कि डिक्रीज कितना होगा। यहां तक 11 हुआ, अब 9.79। तो 11 और 9.79, क्योंकि मुझसे तो डिक्रीज ही तो पूछ रहा है कितना होगा, ये थोड़ी ना पूछा कि कितना बचेगा एरिया बाद में। कि उसका जो अब एरिया आएगा वो कितने परसेंट होगा, तब ये घटा देता। लेकिन पूछा कितना डिक्रीज हुआ, तो 11 यहां हुआ और यहां 9.79। तो 11 और 9 20, ये कितना हो गया? 20.79। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं, कितने रेडियस कितने टाइम आ रहा है? 2 बार। तो 11% का मतलब क्या होगा दोस्त? 100 से 11, मतलब 11% डिक्रीज हुआ है तो 100 से 89, और दूसरी बार भी 100 से 89। लेकिन यहां पर आपको 89 का फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये तरीका ठीक है इसके लिए। 10 11 मतलब 10 15 20 कुछ ऐसी वैल्यू दी रखी होती तो हम इससे भी इजीली कर लेते। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, इफ 7 डिवाइडेड अ पॉजिटिव इंटीजर n। दोस्त, कोई नंबर n है और इसे किससे डिवाइड किया जाता है? 7 से। ठीक है। द रिमाइंडर इज 2, तो रिमाइंडर 2 बचता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो जब 7 से डिवाइड किया जाएगा तो इनमें से कौन सा नंबर 0 रिमाइंडर देगा, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और आपको दे रखी है फिर n+2, n+5, n-5 और n+1। कह रहा है इनमें से कौन सा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा 7 से। यदि मैं n को डिवाइड करता हूं 7 से तो 2 रिमाइंडर बचता है। दोस्त, 2 रिमाइंडर बचता है। अब कोई कंडीशन वगैरह कुछ नहीं दी हुई, तो आप पहले ही नंबर सोचो कि जिसमें 7 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बचे। तो आप कहोगे 9, 9 को 7 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर बचा। मैंने n को n ना मान के मैंने n को 9 मान लिया। क्या मान लिया दोस्त? 9, क्योंकि कोई कंडीशन तो मुझे गिवन है ही नहीं। तो मैंने इससे क्या मान लिया? 9। अब रिमाइंडर 2 बच रहा है क्या? बिल्कुल बच रहा है। तो मैंने n को 9 मान लिया। अब अगला देखो, तो 9 में कितने जोड़ू कि ये 7 से डिविजिबल हो जाए? 9 में 5 जोड़ू, मतलब n है ये, तो n में कितना जोड़ू कि 7 से डिविजिबल हो जाए? 5। तो आंसर क्या हो गया? n+5। या वैसे भी देखो, अगर ये n ही था तो 2 रिमाइंडर था, 2 में कितना जोड़ू कि 7 से डिविजिबल हो जाए? 5। मतलब n में उस नंबर में कितने जोड़ने पर वो डिविजिबल हो जाएगा? 5। n+5 विल बी डिविजिबल बाय 7। गॉट द पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े।
दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, x, अब डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, x बाय 3 प्लस y बाय 5 की क्यूब बताओ। अब दोस्त इसमें मुझे ऑप्शन में ही देखना होगा केवल। देखो जब इसकी क्यूब करूंगा तो मैं, हालांकि क्यूब कर लोगे वैसे तो, लेकिन चलो x, इसकी क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई 27, इसकी क्यूब, अब इसकी जो क्यूब है वो लास्ट में दे रखा है सब ऑप्शन में, y क्यूब बाई 125, y क्यूब बाय 125 और सब में y क्यूब बाई 125 ही है, और ये एक्स स्क्वायर बाई 27, एक में 25 है तो वो तो एलिमिनेट हो गया पहले। अब देखो अब क्या होता है, 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाय 9, बी बोले तो ये, तो y बाय 5, तो ये कितना हो गया दोस्त, 3 से ये गया एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 15 और प्लस 3ab स्क्वायर, 3a और बी स्क्वायर बोले तो वाई स्क्वायर बाय 25, 3 से 3 कट गया, तो ये क्या हो गया एक्स वाई स्क्वायर बाई 25। ये कॉपी नहीं उठा, मतलब पेन नहीं उठाना जब एग्जाम में करोगे, बस आपको ऑप्शन देखना है कि किस ऑप्शन में ये है, वहीं पर टिक लगा देना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्त, ए कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 75 days and 185 men are to work 15 hours per day। तो दोस्त ये कॉन्ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन है जो हमने किया होता है। कह रहा है आफ्टर 65 days 3/5 of the work is completed, how many additional men may be employed so that the work may be completed in time, in each man now working 17 hours per day। दोस्त एक कॉन्ट्रैक्टर कुछ आदमियों को लगाता है कितने, 187, ये सोचकर कि ये 75 दिन में काम पूरा कर देंगे, एक दिन में कितने घंटे काम करके, 15 आवर काम करके, 187 आदमियों को लगाता है कि 75 दिन में पूरा कर देंगे रोजाना यदि 15 घंटे काम करें तो। लेकिन एक फिर आगे दिया है कि 65 दिन बाद उन्हें पता लगता है कि केवल 3/5 काम ही हुआ है। तो दोस्त इस तरीके के क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने, एमडीएच लगा दिया करो। एमडीएच बोले तो m1 d1 बाई h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 बाई w2। अब दोस्त ये तो उसने सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है कि 65 दिन में बंदे तो उतनी काम कर रहे हैं, तो मतलब 187 दिन में दोस्त, कितने दिन में, सॉरी 187 मैन ने कितने दिन में, 65 दिन में उतने कितने घंटे काम करके, 15 घंटे काम करके दोस्त कितना काम पूरा किया है, 3/5। तो मतलब पहली कंडीशन में कितना काम पूरा किया है, 3/5 इक्वल्स टू, तो कह रहा है कि कितने और आदमी जुड़ा है कि काम कितने दिन में हो जाए, जितने बचे हुए दिन है, मतलब जो समय दिया हुआ था, समय कितना दिया हुआ था 75 दिन, उतने ही दिन में हो जाए। और एक दिन में 17 घंटे काम करना है। चलो अब मैंने मान लिया कि अब जो बचे हुए दिन में उनमें m बंदे काम कर देंगे, कितने, m बंदे पूरा काम कर देंगे। दोस्त बचे हुए दिन कितने हैं, 10, और घंटे कितने हैं, 17। अब वर्क कितना बचा है, 3/5 हो गया, तो कितना बचा, 2/5 कह दो, हाँ। तो दोस्त यहां पर ये 5 से 5 कैंसल, 3 से ये 3 5 जा, 2 से ये 2 5 जा, 5 से 5 कैंसल, तो 17 11 जा, तो और कुछ तो बचा नहीं। तो m की वैल्यू दोस्त कितनी आ गई, 65 11 जा 715। मतलब उस काम को 17 घंटे रोजाना काम करके बचे हुए 10 दिन में पूरा काम हो जाए, मतलब 2/5 काम जो बचा हुआ था वो पूरा हो जाए, उसके लिए कितने आदमी लगेंगे, 715। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि कितने एडिशनल आदमी लगे हैं, तो दोस्त 715 लोग काम कर देंगे, जिसमें से 187 तो ऑलरेडी थे, तो एडिशनल कितने आए, 715 माइनस 187, बोले तो इसमें से 200 घटा दो, 515 और 13 ऊपर चला जाएगा, तो 528। दोस्त कितने और लोग आए, 528। आई बात समझ में, कोई दिक्कत
नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज गिवन कितना 300 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना देर का है 50। तो आपसे ए प्लस बी प्लस सी पूछा है। दोस्त डायरेक्ट रिलेशन जानता हूं इन तीनों का, तो मैं मुझे कुछ नहीं करना कि दो इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, कुछ नहीं करना, जितना उतना मैं करोगे उतना ही मैं, तो मेरे को ये रिलेशन ही पता होता है उससे कम समय में। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस। तो ये कितना हो गया 400, तो 400 किसका स्क्वायर है 20 का, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 20, तो आंसर कितना हो गया 20। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर इफ द बेस इज 18 सेंटीमीटर देन द फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। मतलब ये जो 18 है ये अनइक्वल साइड है, जो एक अनइक्वल साइड होती है दो के अलावा, ये 18 वो है। तो दोस्त टोटल पेरीमीटर 50 है, 50 में से 18 गए तो कितने बचे 32, मतलब जो दो इक्वल साइड्स हैं उनका सम कितना है 32, तो मतलब एक साइड कितने की हो गई 16 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या हो गया 16 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, आगे बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, if 18 men can cut a field in 35 days then in how many days can 21 men can cut the field। दोस्त अगेन MDH 18 आदमी कितने दिन में करते हैं दोस्त कोई काम, मतलब फील्ड काटते हैं यहाँ पे 35वें। अब सेम काम हो रहा है तो W1 और W2 तो 1-1 हो जाएगा क्योंकि वही पूरा काम करना है। आर्ट्स का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं दी हुआ, तो मैन इंटू डेज इज इक्वल टू जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी में कह रहा है कितने दिन लगेंगे, दिन को मैंने क्वेश्चन मार्क कह दिया, कितने लोग काम करें 21 इंटू 21। अब मुझे ये बताना है, क्या निकाल सकता हूं यहां से 7 3 जा 7 5 जा 3 6 जा 6 इंटू 5 30, तो कितना आंसर आ गया दोस्त मेरा 30। आंसर कितना आया 30। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्त, ए सम लेंट आउट एट CI अमाउंट्स टू ₹1250 in 1 year and ₹1458 in 3 years at a certain rate percentage per annum। दोस्त अमाउंट एक साल बाद कितना हो जाता है, एक साल बाद आफ्टर 1 year कितना हो जाता है दोस्त 1250, और अमाउंट 3 साल बाद कितना हो जाता है दोस्त, 3 साल बाद 1458। तो आपको बताना क्या है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 2 by 5 years एट द रेट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो कितने 5 2 by 5 साल के लिए। दोस्त मेरे को अमाउंट 1 साल बाद दिया हुआ है, मुझे अमाउंट 3 साल बाद दिया हुआ है, दोनों के जो अमाउंट गिवन है उनके बीच में सालों का अंतर कितना है, ईयर्स का अंतर कितना है 2 का, 3 और 1 में अंतर कितना हो गया 2 का। चलो तो जब दोनों मेरे को अमाउंट ही दिए हुए हैं तो पहले मैं इनका क्या करूंगा रेशियो निकालता हूं, पता होगा ये आपको, नहीं पता है तो जब CI पढ़ोगे जब पता लगेगा। दोस्त रेशियो मतलब ये किसी से कटेगा या यही रहेगा, कट जाएगा दोस्त से, तो ये हो जाएगा दोस्त 6 to 5, ये हो जाएगा 7 to 9, आगे कटेगा या नहीं, नहीं। तो दोस्त अंतर 2 साल का है तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूं स्क्वायर रूट, 3 साल का होता तो क्या ले लेता हूं क्यूब रूट, 4 साल का होता तो फोर्थ रूट, 1 साल का होता तो कुछ नहीं। तो दोस्त ये कितना हो रहा है 625 से 729। दोस्त 625 किसका है 25 का स्क्वायर, 729 27 का,
तो दोस्त अब मुझे रेट निकालना है, तो कितना फालतू है, दो किस पर, 25 पर, तो 2/25 हो गया मेरा रेट। फ्रैक्शन में परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 कर दूं, तो रेट कितना आ गया दोस्त मेरे 8%। तो मेरा जो रेट आया वो क्या आया 8%। अब मुझसे पूछ रहा है कि सेम सम पर SI क्या होगा 5 2/5 ईयर्स के लिए। चलो 8%। तो दोस्त पहले मैं सम निकालूं। चलो दोस्त 8% मेरा क्या है इंटरेस्ट, और एक साल में कितना अमाउंट हो जाता है 1250। तो मतलब मैं कह सकता हूं 8% का मतलब क्या हुआ 2/25 मतलब कि अगर 25 सम है एक साल में तो 27 एक मतलब 25 अगर मेरा सम है तो एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 27, और अमाउंट मुझे कितना गिवन है एक साल बाद 1250। मतलब मेरा 27 1250 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा, यहां से हमने रेट निकाल लिया, अब इसे छोड़ो। 27 1250 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 25 किसे रिप्रेजेंट करेगा दोस्त 1250 अपॉन 27 इंटू 25। मतलब मेरा सम ये हो गया, क्योंकि 25 किसे रिप्रेजेंट कर रहा था यहां पर सम को। ये एक बार रब कर दूं, तो दोस्त ये मेरा आ गया सम क्या 1250 इंटू 25 अपॉन 27। अब मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है कि SI तो SI पूछा, उसके लिए सम कितना है मेरा 1250 अपॉन 27 इंटू 25 कितने साल के लिए 5 2/5। कितने साल के लिए 5 2/5। 5 2/5 बोले तो 5 5 25 और 2 27/5 साल के लिए। और रेट कितना है 8%। 8% बोले तो 8/100। चलो अब देखो ये मेरा SI आ गया, तो 27 से 27 गया, या इसे 2/25 लिख लेना डायरेक्ट, 2/25 लिख दो। 8% को क्या लिख सकता हूं मैं 2/25। 25 से 25 गया, 5 से ये गया 25, और ये 250 हो गया। अब कुछ तो नहीं बचा, 250 दूनी 500। तो मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट आया सेम रेट पर सेम सम पर 5 2/5 ईयर्स के लिए कितने आया ₹500। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द टू ट्रेन्स लीव वाराणसी फॉर लखनऊ एट 11 AM एंड 11:30 AM रेस्पेक्टिवली। दोस्त दो ट्रेन है, ये वाराणसी से चलती हैं। लास्ट शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आया था कि वो कितनी दूर बाद मिलेगी वाराणसी से, दिल्ली और शिमला दिया हुआ था लास्ट शिफ्ट में। दोस्त दो ट्रेन लखनऊ के लिए गई, ट्रेन मैंने ए कह दी पहली को, तो दूसरी को मैंने बी कह दिया। दोस्त ए जो है ये 11 बजे चली है, कितने 11 बजे सुबह, ये 11:30। ठीक है, चलो इसकी स्पीड 110 है किलोमीटर पर आवर, और दूसरी वाली की स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर। तब आपसे पूछ रहा है कि ये वाराणसी से कितने किलोमीटर आगे दोनों ट्रेन मिलेंगी। चलो दोस्तों ये 11 चली है, ये 11:30 है, तो दूसरी जो चली है 11:30 है। तब तक निकाल लो कि जब तक पहली ट्रेन कितनी किलोमीटर चल रही होगी। मतलब जब दोनों चलना स्टार्ट हो रही, जब दोनों ही चलने लगेंगी 11:30 बजे, ये भी चलने लगेगी और वो तो चल ही रही थी, तो उनके बीच का मेरे को क्या पता लग जाएगा डिस्टेंस। तो दोस्त आधा घंटे में ये कितना चलेगी, स्पीड 110 है, तो आधा घंटे में 55 किलोमीटर चलेगी पहली ट्रेन। मतलब 11:30 बजे जब दूसरी ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया और पहली चली रही थी, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है डिस्टेंस कितना है दोस्त 55 किलोमीटर। और दोस्त एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 140 माइनस 10, सॉरी 140 माइनस 110, 30 किलोमीटर पर आवर। और दोस्त दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 55, तो 55 किलोमीटर 30 की स्पीड से कितनी देर में कवर हो जाएगा 55/30 आवर्स। तो ये 11 ये 6,
मतलब दोनों ट्रेन 11:30 बजे के बाद कितनी देर में मिल जाएंगी? 11/6 आवर्स में। तो डिस्टेंस निकाल लूं 11/6। अब ये तो 11:30 के बाद है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा 140 से इंटू 140। ये क्या आ गया मेरा डिस्टेंस। दोस्त ये टाइम है, ये स्पीड है, और टाइम इंटू स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा? 70। 70 11 जा 770/3। तो 750 250 से उससे हो गया, तो ये हो गया 256 2/3 किलोमीटर। तो वाराणसी से कितनी दूर आगे दोनों दोबारा मिलेंगी? 256 2/3 किलोमीटर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। जैसे लास्ट बार भी किया था एक बार, कौन सा कि दूसरे मेथड से भी देखते हैं एक बार कि अब वाराणसी से लो यहाँ पे मिलती है, मतलब दोनों ने डिस्टेंस तो सेम कवर किया है, मतलब डिस्टेंस इस केस में मेरा कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो मेरा जो टाइम है वो किसके? स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो दोस्त ये मैं एक ट्रेन कह दी, ये बी कह दी। स्पीड का रेशियो क्या है दोस्त? स्पीड ए की है 110, ये स्पीड है, और बी की है 140। ठीक, तो रेशियो क्या आ गया? 11:40। तो दोस्त टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 14:11। और दोस्त दोनों के चलने में अंतर कितना है? मतलब यही अंतर तो होगा जो बाद में मिलने में लगेगा। तो दोस्त दोनों में अंतर कितना है? आधा घंटे का। और एक्चुअल में अंतर कितना है? 3 का। मतलब 3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 रिप्रेजेंट कर रहा है आधे घंटे को, मतलब 30 मिनट को। 3 30 मिनट को कर रहा है, तो कोई सा भी ले लो, या तो ये ले लो या ये। चलो इधर से लेते हैं। तो 14 किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्त? 3 30 को, तो 1 10 को, तो 14 140 को। अब मेरे को क्या बताना है? डिस्टेंस। तो दोस्त 140 मिनट, स्पीड कितनी है? 110, तो मल्टीप्लाई कर दूं 110। 110 किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है, तो इसे भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करूं तो ये कितना हो जाएगा? 140/60। 1 0 से 1 0 गया। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने अभी कर ली थी, तो आंसर क्या आएगा? 256 2/3 किलोमीटर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोर्ड मास पे है दोस्त। ये अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड मास का, मतलब बड़ा सा है। 8 1 into 8 8 8 और 1 9, तो ये कितना हो गया दोस्त? 9/8 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट सॉल्व करूं तो पहले ब्रैकेट में ऑफ सॉल्व करूंगा, तो 3/5 ऑफ 8 2 जा 16 16 1 17/2, तो ये कितना हो गया दोस्त? 51/10। इससे किसको डिवाइड कर रहे हैं? 4 4 जो 16 और एक 17/4 को। तो दोस्त उल्टा करके इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 10/51। तो ये 17 3 जा, और ये 2 5 और ये 2, तो कितना हो गया दोस्त? 5/6। तो ब्रैकेट में लिख दूं कितना हो गया? 5/6 माइनस। अब माइनस में के बाद क्या है? 2/5। जहां तक कोई डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ चले ना, वो पहले सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ब्रैकेट तो पहले करना ही करना है। ब्रैकेट के अलावा जहां तक भी, या ब्रैकेट के अंदर भी डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ जा रहे हो जहां तक लगातार, वो सॉल्व करना है। जहां से प्लस माइनस आ गया उससे फिर बाद में सॉल्व करना। ठीक है, उतना पार्ट पहले सॉल्व करो जहां तक क्या प्लस को डिवाइड और मल्टीप्लाई है। तो अगले में देखो, अब यहां माइनस आ गया जैसे, तो उसके बाद अगला केस क्या है? 2/5 इंटू 1/3, इसे लिख सकता हूं 4/3 डिवाइडेड बाई 4/5 ऑफ 1 3 जा 3, तो ये हो गया 5/3। अब फिर प्लस आ रहा है तो उसे छोड़ो, मतलब यहां तक मेरा मल्टीप्लाई ऑफ डिवाइड ये आ रहा था, तो पहले इस पोर्शन को सॉल्व करो। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 5 से 5 गया 4/3, डिवाइड है 4/3 से, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 से। तो दोस्त 3/4 से, अच्छा 3/4 से 4/3 कैंसल, तो ये कितना आ गया? 2/5। तो लिख दूं माइनस 2/5 प्लस 11/20। आई बात समझ में? चलो
अब दोस्त ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दूं उसे, तो ये हो जाएगा 6/5, 5/6 ही था ना है? हाँ, तो ये कितना हो गया दोस्त 54/40, और ये कितना हो गया 2/5। तो इसे 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे, तो ये 16, और इसे 40 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो 22/40। तो कितना हो गया 54 में से 40 गए, वो सॉरी 54 में से 16 गए 38, 38 और 22 60, 60/40। तो आंसर कितना हो गया 3/2 या 1.5, जो भी ऑप्शन में होगा, मतलब 1/2 आंसर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, दोस्त एक क्वाड्रिलेटरल है कोई PQRS, PQRS, RM परपेंडिकुलर टू QS, QS ये डायगोनल है, दोस्त कह रहा है RM एक परपेंडिकुलर है QS पर, और PN परपेंडिकुलर है QS पर, PN भी परपेंडिकुलर है QS पर, ये RM ये PN। आपको गिवन है QS 6 है, QS कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, RM 3 सेंटीमीटर एंड PN 2 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया बताना है PQRS। दोस्त एरिया PQRS का बताना है। अब इसमें मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें दो ट्रायंगल नहीं दिख रहे आपको PQS, और इसमें मेरे को बेस भी पता है हाइट भी पता है, और दूसरा ट्रायंगल QSR, इसमें बेस भी पता है हाइट भी पता है, दोनों का एरिया निकाल के सम कर दूं तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू, दोस्त जब इस वाले का निकालूंगा तो बेस तो QS इसमें भी रहेगा इसमें भी, तो हाफ इंटू 6 इंटू 2, तो ये किसका एरिया आ गया PQS का, प्लस इसका एरिया निकालूं हाफ इंटू बेस, बेस बोले तो QS यहाँ 6 है, इंटू हाइट, हाइट कितनी है RM बोले तो 3, तो इसमें 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो ये कितना होगा 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 और 6 15, तो आंसर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा दोस्त 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, आगे बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फॉर अ शॉपकीपर वाज X, he marked them at 15% above the CP, finally he sold the goods at a discount of 25%, तो लॉस और प्रॉफिट परसेंट बताओ। दोस्त मैंने सीप अब 25-15 इस तरीके के तो इजीली मैं निकाल सकता हूं। मैंने सीपी मान लिया 100 रुपए दोस्त, 15 रुपए उसने क्या करा है अब मार्क किया है, तो मतलब एमपी कितना हो गया 100 + 15, 100 का 15% कितना हो गया 15, तो 100 और 15 115, तो एमपी कितना हो गया दोस्त 115। अब डिस्काउंट दे रहा है 25% का, तो दोस्त इसका 25% कितना हो गया 100 का 25% 25, अरे 25% का मतलब क्या हो गया 1/4, और 15 का 1/4 3.75, तो कितना हो गया 25 और 3.75 28.75। चलो अब 28.75 मेरे को इसमें से घटाने हैं, तो पहले 15 घटा दूं तो आ जाएगा 100, और इसमें से 15 गए तो 13.75, तो मतलब 100 में से 13.75 और कम कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 86.25। अब दोस्त मुझसे क्या पूछा था लॉस या प्रॉफिट, तो ये 100 से कितना कम है यहीं से मैं देख लूंगा कितना कम है 13.75, तो कितना का लॉस हो गया 13.75% का। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ना पता लगे तो यहाँ से क्या 28.75 घटा लेना, तो ये आएगा, इससे ये कितना कम है 13.75, तो कितना लॉस हो गया 13.75%। 100 इसीलिए मानते हैं कि जो आंसर होगा वही तो परसेंटेज में हो जाएगा, क्योंकि 100 पर कोई वैल्यू तो परसेंटेज होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 17/12, तो आपको वैल्यू बतानी है 1 - कॉस ए अपॉन साइन ए।
अब आप या तो इसे क्या करो, मैंने डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा 10a + 1 और 1 उधर चला जाएगा तो 5/12 10a हो जाएगा 5/12, तो वहां से मैं cos a निकाल लूंगा, sin a निकाल लूंगा। या फिर थोड़ा सा सोचो कि जो साइन और कॉस होती है, साइन होता है दोस्त मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें हालांकि सोचने की जरूरत भी नहीं है, और कॉस होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन, सिमिलरली ये भी क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और दोनों जब एलसीएम लोगे तो ये हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, तो ये मतलब क्या होगा p + b और ये क्या होगा b, तो मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूं 12 और ये 12 + 5, क्योंकि नीचे जो है b ऊपर वो आना चाहिए प्लस जो भी बचे, तो ये क्या हो गया 12 5 और 12, मतलब इनमें से एक बेस है, कॉस नीचे है तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। दोस्त ये परपेंडिकुलर ये बेस तो मैं हाइपोटेन्यूज बता सकता हूं कितना हो रहा होगा 13, और ये बात समझ में जो कह रहा हूं दोस्त, हाइपोटेन्यूज 13, बेस 12 है, परपेंडिकुलर 5, तो यहां से कॉस की वैल्यू क्या हो गई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, साइन की वैल्यू क्या हो गई p/h मतलब 5/13, वो पुट कर दूंगा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर ऐसा ना समझ में आए तो भी कोई बात नहीं दोस्त, मैंने इसे डिवाइड कर दिया, sin a by cos a क्या हो जाएगा 10a और cos a by cos a 1 = 17/12, दोस्त 1 को उधर ले गया तो ये 1 माइनस कर दूंगा, 17 में से 12 गया 5 तो ये 5/12, और 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोस्त एक p है एक b है और 5 और 12 है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट 5 12 के साथ हाइपोटेन्यूज में 13, 5 12 और 13 होते हैं, तो h कितना हो जाएगा दोस्त 13, तो यहां से 1 माइनस cos क्या होता है b/h, b कितना है 12, 1 माइनस 12/13, तो साइन क्या हो जाएगा 5/13, तो दोस्त ये 13 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लिया मैंने 13 तो ये हो गया 13, 13 से 13 गया, 13 में से 12 गया 1, तो 1/5, तो आंसर क्या हो गया मेरा 1/5। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन ए ट्रायंगल ABC DE एंड F, ये ट्रायंगल है ABC DE एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC ABC, कह रहा है D मिड पॉइंट है AB का, D मिड पॉइंट है AB का और E BC का, तो FCA का, और कह रखा है AB 12 है, BC 20 है और CA 15 है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्यों क्योंकि 12 15 20 क्या होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट ही होते क्या, नहीं 12 16 होता तो होते भाई, 4 से कटेगा नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, 12 16 और 20 होते हैं ना, 12 15 और 20 नहीं, चलो कोई बात नहीं दोस्तों, ये मिड पॉइंट है, तो आपको हाफ ऑफ DE EF और DF बताना है, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है DE DF EF, तो ये क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, ये 16 होता तब होता है। चलो दोस्त ये मिड पॉइंट दे रखे हैं, मिड पॉइंट दे रखे हैं तो ये इसके पैरेलल है, मतलब ये वाली जो लाइन है ये इसकी हाफ होगी, सिमिलरली ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों पैरेलल है, और मिड पॉइंट है तो ये इसकी हाफ होगी, ये तो हर कोई जानता है, ये क्या मिड पॉइंट है तो ये पैरेलल है और मिड पॉइंट है तो ये इसकी हाफ होगी, मतलब ये जो होगा मिड पॉइंट से ज्वाइन किया गया ट्रायंगल बनेगा, इसकी जो सम होगा वो इनके सम का आधा होगा, तो मैं कह सकता हूं कि DE प्लस EF प्लस DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ 20 और 12 32 और 47, सॉरी 32 और 15 47, लेकिन मुझसे क्या पूछा है हाफ ऑफ दिस, तो इनटू और हाफ कर दूं तो ये कितना हो गया 47/4, अब 44 होता तो 11 हो जाता और 3 को करूंगा तो 0.75, तो 11.75,
तो आंसर क्या हो गया 11.75। हमेशा ध्यान रखो जब भी मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो जो मेरा ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया 1/4 होगा और पेरीमीटर 1/2 होगा। अरे इनका सम का मतलब क्या हो गया पेरीमीटर। आई बात समझ में। एरिया 1/4 जो शायद 2-3 स्टेप पहले किसी में आया था और ये कितना हो जाएगा पेरीमीटर हाफ। उसमें हाफ से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखा था तो 1/4 हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्त दे रखा है 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 7 और थीटा कहां से कहां तक है 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तब आपको वैल्यू बतानी है कोसेक 2 थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन 2 थीटा प्लस कॉट थीटा। इसकी आपको क्या बतानी है वैल्यू बतानी है। दोस्त इसी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। सीपीओ में भी इस तरीके के थे और इसमें भी इस तरीके के आए हैं। 18 में भी काफी इस तरीके के आए थे। चलो तो जो मेरा मानना है कि 2019 का जो मतलब मेंस होगा 18 के सिमिलर होगा। जो आपने अभी तक 18 सीजीएल प्री, 19 सीजीएल प्री, 19 सीपीओ, 18 सीपीओ और सीएचएसएल 18, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे 2500 2000 जितने भी होंगे सारे शिफ्ट के, वो आपको एक बार अच्छे तरीके से करने हैं, काफी अच्छे तरीके से। हो लग सके तो उनके मोक्स लगा के देखना जिस पे भी मिला। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो आपको काफी अच्छे से करने हैं, वरना करना तो पूरा ही है। चलो पैटर्न सेम रहेगा क्योंकि इतनी 1-2 साल में नहीं बदलेगा। चलो देखते हैं। अब दोस्त इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने बार बार बताया ये मेरा क्या आ रहा है, ये मेरा एक इंटीजर आ रहा है। इंटीजर आ रहा है पावर 1 है मेरी 10 पर, मतलब 10 मेरा रूट में नहीं होना चाहिए क्योंकि रूट में हुआ तो रूट में रह जाएगा तो ये कभी 7 ही नहीं आ पाएगा। सेक हुआ रूट में तो उसका स्क्वायर हो रहा है, इस केस में स्क्वायर हो रहा है तो रूट हट जाएगा। तो मतलब 0 to 90 डिग्री मेरे को दे रखा है तो 0 to 90 डिग्री 3 वैल्यू पता होती है। कौन कौन सी मेरी, एक तो 30, 45, 60। तो तीनों पे देखो कि 10 रूट में किस में नहीं आता। अगर मान लो वो मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तब मुझे ये मैनुअली ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। और मैंने देखा कि tan 45 1 होता है, tan 31/√3 रूट में, tan 60 रूट में √3 होता है, लेकिन tan 45 1 होता है। तो मैंने थीटा 45 रखा। क्या रखा? 45। चलो देखता हूं। 3 sec 45 √2 का स्क्वायर 2, 3 into 2 6 और tan 45 1, 6 और 1 7, बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। मतलब मेरा थीटा क्या है 45 डिग्री। चलो दोस्त कोसेक ये क्या है 2 थीटा, तो कोसेक 2 थीटा मतलब कोसेक 90, कोसेक 90 बोले तो 1, cos 45 बोले तो 1/√2 अपॉन साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बोले तो 90, साइन 90 बोले तो 1 और ये कितना हो जाएगा cot 45 1, तो ये कितना हो गया दोस्त √2 प्लस 1 अपॉन ये 2 हो जाएगा तो ये 2√2। हालांकि ऑप्शन में नीचे √2 छोड़ा नहीं होगा जो मैं ऑप्शन देख रहा हूं, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो √2 से इसकी करी तो ये 2, ये √2 और ये 4। तो आंसर क्या हो गया 2 प्लस √2/4। आई बात समझ में? आगे बढ़े। चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अनु स्पेंड्स 68% ऑफ हर मंथली इनकम। चलो ठीक है। इफ हर मंथली इनकम increases by 20% and her monthly savings increases by 93/8%, then the percentage increase in her monthly expenditure। दोस्त ये अनु की इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। तो दोस्त इनकम मैंने मान ली 100 रुपये है, ये 100 यूनिट जो भी कहना चाहो दोस्त, उसमें से वो खर्च कितना कर देती है 68%, तो 100 का 68% बोले तो 68। तो दोस्त सेविंग कितनी हो गई उसकी 100 में से 68 गए 32। अरे एक्सपेंडिचर और सेविंग ही तो क्या होता है मेरा इनकम। चलो अब कह रहा है कि उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है, दूसरे आगे 20% बढ़ जाती है तो 100 से कितनी हो गई दोस्त 120 और सेविंग 93/8%, 93
8% मतलब कितना हो गया, 9 8 जा 72, 72 और 5 72 और 3 75, 75 भाई 8%। फ्रैक्शन में तोड़ा तो अपॉन 100 कर दूं तो 25 3 जा 25 4 जा तो कितना हो गया दोस्त 3/32। तो इसका 3/32 कितना हो जाएगा, 32 से 32 कैंसल, 3 मतलब 3 बढ़ जाती है जो हमने सपोज किया उसके अकॉर्डिंग, तो मतलब 35 हो गई। तो कह रहा है कि उसके एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा दोस्त, ये 35 है, 120 120 में से कितने घटाऊं 35 आ जाए 85, मतलब एक्सपेंडिचर 85 हो गया। तो दोस्त कितना बढ़ा 17, 17 किस पर 68 पर, तो 17/68% बढ़ा, मतलब फ्रैक्शन में इतना बढ़ा। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दूं, ये 1/4 हो गया, 1/4 मैं जानता हूं कितना होता है 25%, या ये काट लो, तो आंसर कितना हो गया 25%। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, if the perimeter of a certain rectangle is 50 units and its area is 150 square units, then how many units is the length of its shorter side। दोस्त पेरीमीटर 50 यूनिट्स है, पेरीमीटर 50 यूनिट, पेरीमीटर बोले तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ 50 है, तो L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 25, और एरिया क्या होता है दोस्त लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एल बी कितना दे रखा है मुझे 150। और मुझसे पूछा क्या है कि शॉर्टर साइड कितनी है, मतलब एल या बी जो भी छोटा होगा, बी मान के चलेंगे हम कि छोटा हुआ, तो बी बताना है कितना है, मतलब जो भी छोटी है वो साइड बतानी। अब दोस्त यहाँ तो मुझे देखते ही पता लग रहा है कि दो पॉसिबल वैल्यू कौन सी है, जो प्लस करने पे 25 दें और मल्टीप्लाई करने पे 150, नहीं पता लग रहा। 15 और 10, 15 और 10 25, 15 इंटू 10 150। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब बाई चांस सॉल्व भी करना पड़ता तो मुझे निकालना आता है क्या, मैं यहाँ से L माइनस बी निकाल लेता, L माइनस बी निकाल लेता, मुझे L प्लस भी पता है, L माइनस भी पता है, मैं निकाल लेता L और B क्या है। L माइनस बी कैसे निकालता, क्या मैं जानता हूं कि L प्लस बी स्क्वायर प्लस L माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB होता है, तो L प्लस बी गिवन है, L बी गिवन है, वहां से L माइनस बी निकाल लेता। ये उस केस में जब मुझे ये समझ में ना आए कि क्या है, लेकिन यहाँ तो मेरे को देखते ही पता लग रहा है कि 15 और 10 25, 15 इंटू 10 150, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो छोटी साइड क्या हो गई 10 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है। तो आंसर क्या हो गया 10। आई बात समझ में, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा 18, क्या कह रहा है, इफ इन 13 years a fixed sum doubles at SI what will be the interest rate per year। दोस्त 13 साल में दुगना हो जाता है तो रेट बताना है। दुगना हो जाता है मतलब मैंने मान लिया कि सम 1 रुपया था, दुगना हो गया मतलब 2 रुपया हो गया, कितने साल में 13 साल में, तो कितना बढ़ा है दोस्त एक बढ़ा है, कितने पर बढ़ा है एक पर, तो इंटू 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए। लेकिन कितने साल में बढ़ा है दोस्त 13 साल में बढ़ा है, तो 13 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ गया आंसर 100/13%। अब देखो इसमें पॉइंट्स में दिया है या इसमें मुझे पॉइंट्स में दिया है, तो दोस्त 13 7 या 91 होती है, तो 7 पॉइंट कुछ आएगा। और फिर 91 इसमें से गया तो ये कितना बचा 9 लगभग हो गया इसका 2/3 मतलब लगभग 6 7 के करीब, तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्त 7.67%, या इधर उधर थोड़ा बहुत, तो आंसर क्या हो गया 7.69%। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, AB is the diameter of a circle with center O। AB है ये डायमीटर, सेंटर O है, ये A है, ये B है, ये सेंटर O है। कह रहा है द टेंजेंट एट ए पॉइंट C ऑन द सर्कल मीट AB प्रोड्यूस्ड एट Q। ये दोस्त प्रोड्यूस किया जाता है Q तक, दिख रहा है, दोबारा बनाता हूं एक बार, है इधर करते हैं। दोस्त ये A है, ये B है, इसे प्रोड्यूस किया जाता है Q तक, और ये C पॉइंट पर मिलता है जो कि एक सर्कल पर है।
तो इस पॉइंट को मैंने 80 कह दिया, सेंटर O है। आगे कह रहा है एंगल CAB 42 डिग्री, एंगल CAB ये 42 डिग्री है। आगे कह रहा है CQA बताओ, CQA ये वाला एंगल आपको बताना है। चलो, जब भी कुछ ऐसा बन रहा हो तो एक बार रेडियस से मतलब सेंटर से वो पॉइंट जरूर मिलाया करो, देख करो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अगर कुछ आइडिया ना आ रहा हो तो दोस्त मैंने मिलाया ये, जैसे ही मैंने मिलाया मुझे पता है अगर मैंने सेंटर को टेंजेंट पॉइंट से मिलाया है तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया, कह दो हाँ। और दोस्त OA भी रेडियस है, OC भी रेडियस है, तो ट्रायंगल ACO में ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ये 42 है तो ये भी 42 होगा। ये 42 है, ये 42 है, तो ये कितना हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा। तीसरी साइड का एक्सटर्नल एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 84 डिग्री, 42 और 42। तो दोस्त अब इस ट्रायंगल की बात करूं OCQ की, ये 84 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, सम 180 होना चाहिए। 180 में से ये घटा दो तो कितना आ जाएगा 6 डिग्री, तो आंसर कितना हो जाएगा 6 डिग्री। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्त x प्लस वाई प्लस जेड आपको गिवन है कितना 10, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आपको गिवन है कितना 15। तो आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। मैंने बताया है दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, या तो मैं एक वेरिएबल को कुछ सपोज कर लूं क्योंकि अंतर 2 और 3 में कितने का है, 1 का। या फिर मैंने आपसे ये भी कहा है कि जब ये दो चीज दे रखी है और ये पूछा हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना, वहां 1 सेकंड में वैल्यू रखो, 20 सेकंड में आपका आंसर। वो 5 सेकंड में तो नहीं आएगा दोस्त, है हाँ। चलो दोस्त, इसका फॉर्मूला मैं मुंह जबानी बताऊंगा, लास्ट के शिफ्ट में भी आया था और अलजेब्रा में भी पढ़ चुके हैं दोस्त। इसके 3 फॉर्मूले बताए थे, 3 में से एक कौन सा होता था, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। जब ये दोनों चीज हमें गिवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये डायरेक्ट निकालूंगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बोली तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस थ्राइस ऑफ दिस बोले तो माइनस 15 या 45, 100 में से 45 गए 55, 55 इंटू 10 550। लास्ट शिफ्ट में भी था आई थिंक ये क्वेश्चन, लास्ट शिफ्ट मतलब जो भी लास्ट की थी। चलो आंसर क्या हो गया 550। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन तगड़ा है। ए मैन बाइज 2 वॉचेस ए एंड बी एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹800। तो किसमें ऑप्शन है ऐसे तगड़े दिए हैं। ही सेल्स बोथ वॉचेस एट द सेम एसपी, मतलब एसपी दोनों वॉचेस की सेम है। एक पर उसे प्रॉफिट हो रहा है 18% का और दूसरे पर उसे लॉस हो रहा है 20% का। तो सीपी बताओ दोनों वॉचेस की। कह रहा है 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। अब दोस्त अगर मैं थोड़ा सोचता कि इन्होंने 2 डेसिमल लिखा है तो आंसर तो ए या बी में से ही होगा, डेसिमल वाले में से। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। दोनों की सीपी मिलाकर 800 है। चलो एसपी दोनों की बराबर है, एक पे 18% अर्न। 18% का मतलब क्या होगा दोस्त 9/50, मतलब और अर्न किया है तो मतलब 50 उसकी सीपी थी तो एसपी 59 हो जाएगी। और दूसरे पे 22% लॉस, मतलब 50 अगर उसकी सीपी थी तो 22% लॉस मतलब 11, तो 50 में से 11 गए 39। अब दोस्त मान लो ये 10-20% दे देता तो छोटी छोटी टर्म आती, आपस में मल्टीप्लाई कर देता। अब इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं है। कह रहा है एसपी सेम है, ये वैल्यू ने सेम दे रखी है, तो इसकी मल्टीप्लाई मुझे 39 से करनी पड़ेगी
और इसकी मल्टीप्लाई मुझे 59 से करनी पड़ेगी। दोस्त 39 से करी तो ये तो मैं कर लूंगा 39 से इजीली। कितने हो जाएगी 50 40 2000 और 2000 में से 50 गए 1950। तो यहां लिख रहा हूं ये कि ये पहले केस में 1950 अगर सीपी है तो एसपी क्या है 59 इंटू 39। अभी मैंने नहीं करी, क्या आएगा, जो भी आएगा बाद में देखेंगे। ऐसे इसको मैं 50 से 60 से करता तो 3000, 3000 में से 50 घटा दिया तो 2950। तो ये हो जाएगा 59 इंटू 39। तो अब मैंने क्या कर लिया, मैंने सीपी सेम कर लिया। अब दोस्त इन्हें जोड़ू मैं, पहली वॉच और दूसरी वॉच के जो हमने मान के चलाया, तो इसके हिसाब से सीपी कितनी हो गई 50 इसको दे दिए, 3000 और 1900 4900। 4900 क्या हो गई टोटल सीपी। लेकिन टोटल सीपी उन्होंने दे रखा है कितना 800 रुपये। मतलब ये 4900 रुपये जो हमने यूनिट मानी है ये मैंने नहीं करा, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे तो 59 और 39 निकालने हैं ना, अलग अलग पूछा है ना। चलो अब मैं यही लिख देता हूं एक बार। चलो 4900 रुपये किसे रिप्रेजेंट, 4900 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त 800 रुपये को। तो दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो गया, मतलब 49 यूनिट मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 8 रुपये को। अब मुझे क्या निकालना है, पहली और दूसरी की सीपी। सीपी निकालनी है, मतलब ये वैल्यू निकाल दिया 49 8। अब मुझे पहली दूसरी किसी की एक की भी निकाल लो ना, दोनों की दी हुई है और सेम किसी केस में नहीं है, क्योंकि चलो मुझे ये निकालना है, मान लो एक वॉच की, तो मेरे को 49 8 रुपए है तो 1950 बताना है। अब मैं रब कर रहा हूं यार ये वाला पार्ट। तो 49 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त 8 रुपए को, तो मुझे 1950 मतलब जो सस्ती वाली घड़ी है, महंगी वाली तो 2950 की है। तो 1950 को कैसे निकालूंगा 8 इंटू 1950 अपॉन 49। तो करो 49 चौके 196 होती है दोस्त, 49 चौके 196। तो जीरो और लगा देता तो 49 40 या 160, मतलब ये 40 से हल्का सा कम आएगा, 40 से हल्का सा कम। तो 40 ही लिख दिया मैंने अप्रोक्स में, लेकिन हल्का सा कम कितना कि जो 10 फालतू होता तब 40 आता ना, तो 10 कम है, 10 बाय 49 करूंगा तो ये 0.2 आएगा लगभग। कितना 0.2, 50 से 10 को करा तो ये 39.8 आ जाएगा। चलो छोड़ो, अभी दिमाग में रखो कि 39.8 है, लेकिन करो 40 से, फिर ऑप्शन देखेंगे। 40 8 जा तो 40 8 जा आपका होगा 320, मतलब जो पहली घड़ी की कीमत है वो 320 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कितना आना चाहिए था एक्चुअल में 0.8, वो भी एग्जैक्ट नहीं था, वो भी मैंने अगर 10 को 50 से करा था, मतलब पॉइंटों में खेल चलेगा। तो चलो 320 के करीब जो आंसर है, 320 से कम। अब इसमें दो आंसर है 318.37 और 317। 320 से जो कम है ए के लिए। दोस्त अब मुझे आप खुद बताओ, अगर आगे भी नहीं सोचना 317 पॉसिबल है, उन्होंने एग्जैक्ट दिया है 317 वाला 317 है और 483। लेकिन यहां तो हमारा पॉइंटों में खेल चलेगा, ये बात तो कंफर्म है। अगर ये एग्जैक्ट कटता तभी तो आ सकता था कहीं ना कहीं 317 वगैरह जो भी हो। या फिर एग्जैक्ट नहीं कटता तो 0.625 आता, तब आता 8 से मल्टीप्लाई करके 317। ये छोड़ो, ये मेरा 0.2 कम आ रहा था ना, 0.2 ही कम आ रहा था। तो 8 से 0.2 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया 1.6। तो 320 में से 1.6 घटाया तो कितना हो गया 318.4। तो मतलब पहली घड़ी की कीमत कितनी है मेरी 318.4। अब क्या दे रखा है आंसर में 318.37। अब वो भी क्यों था, मैंने तो 50 से डिवाइड करके लाया था ना, 0.2 है तो 49 से ना, तो इतना तो अब यार करना पड़ेगा हमें। तो आंसर क्या हो जाएगा 318.37। दूसरे की निकालने की जरूरत ही नहीं है। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें 317 ऑप्शन में ही नहीं होता ना शुरू में, तो ये करने की जरूरत ही नहीं थी कुछ भी। ये तो मैं पहले ही समझ रहा था कि 320 के करीब है आंसर। कैसे दोस्त, अगर मान लो एक में तो 18% प्रॉफिट है और दूसरे पे 22% प्रॉफिट लॉस है, मैं 20-20% बांध के चलता है ना, लगभग में बराबर से ही पड़ता इधर उधर।
कि ये 20% प्रॉफिट है, ये 20% लॉस है। लेकिन दो ऑप्शन उन्होंने क्लोज दे दिए थे कि 317 और 318.37, तो वहां से दिक्कत आ जाती, इसलिए हमें पूरा करना पड़ेगा ये, ठीक है। और फिर भी इनमें 300, चलो छोड़ो अब आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चंस खत्म हुए, डीआई पर आते हैं। डीआई पढ़ना, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज वाइज ब्रांड ओनरशिप ऑफ मोबाइल फोन हैंडसेट। इफ अ टोटल ऑफ 5000 सी मोबाइल फोन्स, सी में देखो चलो, आर सोल्ड टिल डेट, देन हाउ मेनी आर मोर देन 1 ईयर ओल्ड। तो 1 ईयर ओल्ड 10 है, तो उसमें से ज्यादा पूछ रहा है, तो 70 और 10 और 10 90, तो 90% है। 5000 का 90%, 5000 का 90% कितना होगा दोस्त? 90/100 कर दूं, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 9 × 5 45, तो आंसर 4500। क्वेश्चन नंबर 23 नेक्स्ट, अगला डीआई। द फॉलोइंग टेबल शोज द एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इन लाख। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, द पीरियड विच हैज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट ओवर द प्रीवियस ईयर। किसमें मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है? तो दोस्त एक बार लिखता हूं, ये 2014 15, ये 15 16 है, ये 16 17, ये 17 18, ये 18 19। दोस्त इसमें हुआ है 625 का, इसमें 690 का, इसमें 725 का, 775, 815। मुझसे पूछा कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले में किसमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, और ऑप्शन ये 4 हुई है, ये इसमें तो प्रीवियस ईयर बनेगा ही नहीं। चलो अब दोस्त इसमें मुझे क्या कंपेयर ही तो करना है कि किसमें ज्यादा हुआ है, तो कंपेयर करो दोस्त। 625 पे कितना बढ़ा है दोस्त? 65 बढ़ा है 625 पे, चलो ठीक है। ये तो 35 बढ़ा है 690 पर, तो मतलब ये बड़ा होने के बाद इससे कम बढ़ रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब जो भी चीज इससे कम बढ़ेगी वो तो आंसर हो ही नहीं सकती, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि ये तो 625 पे 65 बढ़ रहा है, और कोई चीज अब आगे बढ़ते जा रहे हैं उससे ज्यादा पर अगर उतनी बढ़ती है तो मतलब वो परसेंटेज में तो कम ही बढ़ी है। चलो ये कितना बढ़ा है दोस्त? 50। ये 725 पर 50 बढ़ा है, वो 625 पे 65 बढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो परसेंटेज ज्यादा होगा, नंबर में भी ज्यादा है वैसे ही, तो ये तो गया। ये कितना बढ़ा है दोस्त? 40। मतलब मुझे परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मान लो इस केस में वो कह देता कि 75 बढ़ा है भाई, अब दोस्त फिर मुझे निकालना पड़ता है, क्योंकि अब ये इससे ज्यादा आ गया। ये 625 पे 65 है, ये 725 पे 75 है, अब मुझे परसेंटेज निकालनी पड़ती। एक को निकाल लेता किसी को, दूसरे को उससे कंपेयर करके निकाल लेता, लेकिन यहां तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। साफ साफ दिख रहा है कौन सा आंसर हो गया? 2015 16। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज द number of employees working in various departments of an organization from 2016 to 2019. In which year were the maximum number of employees working in the organization? किस साल में सबसे ज्यादा थे? तो दोस्त देखो, देखने से ही पता लग रहा है दोस्त, मतलब आप जब देखोगे 16 और 17 में तो दोस्त है ही नहीं ज्यादा। 16 में तो प्रोडक्शन में केवल 500 है, और आगे के में लगभग सेम है। तो ये तो हट गया। 17 में 940, फिर 140, 60, 140। 18 से ही देखने में कम लग रहे हैं। 18 और 19 का कंपेयर करो, पहले 1000, दूसरे में फिर 18 वाला ज्यादा है। तो दोस्त 18 और 19 में करो तो दोस्त प्रोडक्शन में ही 19 के 10 ज्यादा है, मार्केटिंग में 18 वाले के 10 ज्यादा है, कॉर्पोरेट में फिर 19 वाले के 5 ज्यादा है, और रिसर्च में 19 वाले के 4 ज्यादा है। तो 10 से 10 गया तो 9 ज्यादा हो गए 19 वाले के, मतलब हाईएस्ट किसके हो गए? 19 वाले के। अगर आपको संतुष्टि ना मिल रही हो तो चारों को आप ऐड करके देख सकते हो, 15 16 17 18 जो भी थे, मतलब 16 17 18 19। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by 7 students in 6 different subjects in an examination. What are the average marks obtained by all the 7 students in physics? फिजिक्स में obtained
एवरेज मार्क्स। और दोस्त ये जो आपको दिए हुए हैं ना चार्ट में, ये परसेंटेज दिया हुआ है, ऊपर लिख रहा है, तो इसीलिए ऊपर वाला भी पढ़ना होता है हमें। ये परसेंटेज है और पूछा मार्क्स है, एवरेज मार्क्स की, तो मैंने परसेंटेज की एवरेज निकाल ली। तो दोस्त फिजिक्स के पूछा है, फिजिक्स की में स्टूडेंट अंकित वगैरह ये जो भी नाम है, तो ये है 80 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 65 प्लस 85 प्लस 50। है तो नहीं गया कोई? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 80 90 70, तो 240 320 320 और ये 380 400 380 460 470 520। 7 बंदे हैं तो 7 से डिवाइड कर दिया, मतलब उनकी जो एवरेज परसेंटेज है वो कितनी है? 520/7%। लेकिन मैक्सिमम मार्क्स कितने दिए हुए हैं? 120। अगर मान लो वो कह देता है मार्क्स मैक्सिमम 100 है, तो परसेंटेज भी 100 पे ही निकलती है मेरी, तो मार्क्स और परसेंटेज बात एक ही पड़ जाती। लेकिन यहाँ मैक्सिमम मार्क्स 120 है, तो एवरेज परसेंटेज कितनी आई? 520/7। तो 120 का 520/7 कितना हो जाएगा? 520/7 इंटू 120 इंटू 1/100। चलो अब इसे करो, 2 0 से 2 0 गए, 52 को 7 से करा तो 49 होता है, 7 जा, तो लगभग 7.5 के करीब हो गया। 52.5 होता तो 7.5 हो जाता, तो लगभग 7.5। 7.5 इंटू 12 90, तो 90 हो गया, लगभग 90 से हल्का सा कम, क्योंकि 12.5 होता तब होता। तो लगभग 89 पॉइंट समथिंग, या 89 या 88। 80 ऑप्शन में देखो तो क्या है? 89.14। तो आंसर क्या हो गया? 89.14। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो ये चैप्टर मतलब ये शिफ्ट हमारी फिनिश हुई। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।